सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले 12th क्लास की सीबीएसई बोर्ड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे आज हम सपोर्ट मटेरियल में डिस्कस करेंगे। तो 12th क्लास का सपोर्ट मटेरियल रिव्यू करने वाले कौन सा, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति वर्ग आरंभिक समाज और लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार पारे साहित्यिक परंपरा और अभिलेखों का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, इतिहासकार किसका प्रयोग करेगा, जो इतिहास उन्हें बताएगी कि किस प्रकार से हमारे जो प्राचीन काल में समाज का आचार विचार कैसा था, लोगों की सोच कैसी थी, उन सब के बारे में कैसे पता चलेगा, साहित्यिक परंपराओं से और अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है गाइस। सेकंड पॉइंट, यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। कैसे? अगर हम ग्रंथ जैसे महाभारत ग्रंथों को सावधानी से पढ़ेंगे, मनुस्मृति को पढ़ेंगे, इसके अलावा रामायण, ऐसे अनेक ग्रंथ एक्सेट्रा जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ेंगे, तो उससे हमें किस बारे में पता चलता है, आचार विचार और रिवाज, लोग कैसे कैसे त्यौहार बनाते थे, लोगों की सोच कैसी थी। ठीक है, इसके बारे में हमें पता चलता है। सो गाइस, थर्ड पॉइंट हमारा, उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत, जिसे मिसाल महाकाव्य के विश्लेषण में उस समय की सामाजिक श्रेणियां तथा आचार व्यवहार के मानदंडों के जानने का प्रयास किया गया है। यानी महाभारत क्या एक विशाल महाकाव्य है। क्या एक विशाल महाकाव्य? क्यों विशाल महाकाव्य? क्योंकि इसका टाइम पीरियड गाइस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इसका टाइम पीरियड है। इसमें बहुत सारे लेखकों का भी योगदान है। ठीक है गाइस। शुरू में क्या हुआ, भाट सारथी ने इसका किया, मगर धीरे धीरे ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये और बढ़ता गया, टाइम पीरियड में बदलते इसमें बहुत सारे सुलेख ऐड किए गए, नई नई बातें ऐड की गई, तुलना ऐड की गई, और जो नई जो पुनर्विचार थे वो भी इसमें ऐड किए गए, जिससे जो महाभारत एक विशाल महाकाव्य के रूप में उभरा। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, जो महाभारत है आज के टाइम पे वो क्या नाटकों के माध्यम से और कहानी के माध्यम से भी आज तक चला आ रहा है। इतने प्राचीन काल से जो कहानी चली आ रही है वो अभी 2020 तक भी चलती आ रही है। किस माध्यम से? क्योंकि महाभारत एक विशाल महाकाव्य है जिसमें अनेक लोगों का योगदान है। सो गाइस, पॉइंट नंबर 4, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्थांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। इस परियोजना को पूर्ण करने में 47 वर्ष लगे। तो कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष लगे। किसको करने में? समालोचनात्मक संस्करण। किसका समालोचनात्मक संस्करण? यानी महाभारत का। ये इसका मतलब क्या था, समालोचनात्मक संस्करण? सिंपल में बोले तो गाइस, समालोचनात्मक संस्करण का मतलब होता है कि सभी दिशाओं से अध्ययन करके उसको लिखना। ठीक है गाइस, यानी उसमें जो गलतियां है उसको सुधारना। ऐसे ही महाभारत में किया गया। कब? डेट क्या है? 1919। ठीक है गाइस। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। ठीक है, कौन थे? भाट सारथी। मूल कथा जहाँ से उद्गम हुआ, यानी शुरुआत हुई महाभारत की, तो उनकी शुरुआत कौन करता है? महाभारत की जो मूल कथा के रचयिता है भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। ठीक है, वे क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस बहिर्त रचना के रचयिता ऋषि व्यास थे, जिन्हें श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया। तो गाइस, बहुत सारी सोच है कि महाभारत को इन्होंने लिखा, मगर जो सपोर्ट मटेरियल में और बुक में उसके अकॉर्डिंग हमें ये पढ़ना है कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है? भाट सारथी केवल। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाट सारथी जब भी महाभारत में जाते थे ना, तो वो सब कुछ देखते थे उस दृश्य को, और उस दृश्य को देखा, उन्होंने उनका क्या कर दी, रचना कर दी। तो वो कौन थे? भाट सारथी। मगर जैसे जैसे टाइम बीता, उनको किसने लिख दिया? उनको लिखा भाट सारथी ने। ठीक है। ऋषि भाट सारथी ने तो इनकी मूल कथा की रचना की, मगर जो ऋषि व्यास ने क्या किया, इसकी बेहतरीन रचना की। जो अंतिम रूप किसने दिया? ऋषि व्यास ने। इसीलिए ऋषि व्यास का नाम आता है महाभारत की रचना में। ठीक है। और जिन्होंने श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया, ऐसा माना जाता है कि जो गणेश भगवान थे उनसे किसने ग्रंथ लिखवाया? ऋषि व्यास ने। ठीक है। अंतिम शुरुआत की रचयिता कौन है? भाट सारथी, और अंतिम रचयिता ऋषि व्यास। आपको ये याद रखना है गाइस। स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में 4 वर्णों की आदर्श जीविका का वर्णन करें। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है क्या? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों के लिए आदर्श जीविका, यानी धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जो ग्रंथ है, इन्होंने आदर्श जीविका, लोगों के जीने के लिए जो काम करना पड़ता है, जो कर्म करना पड़ता है, उनको बांट रखा है, उनका वर्णन करें। तो जैसे आपको पता है वर्ण कितने हैं? वर्ण तो 4 ही है।
तो चार में सबसे पहला कौन? ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन चारों के अलग अलग काम है, कोई तीसरा किसी दूसरे में काम में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे ब्राह्मण कोई किसी शूद्र का काम नहीं करेगा और शूद्र किसी क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता, सभी के काम क्या है? बट रखे हैं। तो उन्हीं के हम अब कार्य को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कार्य है ब्राह्मण का। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण नाम से ही पता चलता है कि ब्राह्मण क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, पढ़े लिखे हैं, वेदों की शिक्षा लेते हैं, ठीक है। यज्ञ करना करवाना इनका ही काम होता है। दान देना व लेना किनका काम होता है? ब्राह्मण का। और सेकंड क्षत्रिय, क्षत्रिय युद्ध करते हैं, यानी लोगों को क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। उस युद्ध करने से क्या मिलती है? सुरक्षा प्रदान होती है। उन्हें न्याय करना का काम किसका होता है? क्षत्रिय का होता है। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, ये सब कार्य किसका होता है? क्षत्रिय का होता है। वैश्यों का कार्य पढ़ेंगे। वैश्य क्या करते हैं? वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, कृषि, गोपालन और व्यापार, ये जो काम है ये कौन करते हैं? वैश्य करते हैं, ठीक है। और शूद्र, ये इन तीनों उच्च वर्णों की सेवा, यानी जो ये तीनों वर्ण है इनकी सेवा कौन कर रहा है? शूद्र कर रहा है, ठीक है। ये शूद्र इन तीनों की सेवा कर रहा है। और मैंने बताया था शूद्र ना तो ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, ना ब्राह्मण शूद्र का काम कर सकता है। किस समय की बात कर रहे हैं हम? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की बात कर रहे हैं। उस समय की बात के अनुसार हम इस बात को ला रहे हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा पॉइंट है पितृवांशिकता का अर्थ है उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, पपुत्र आदि से चलती है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवांशिकता है। यानी पितृवांशिकता क्या होती है? जो वंश पिता के आधार पर चलता है, पिता के नाम पर चलता है। पहले कौन है? उसका पिता है, फिर उसका कौन है? पुत्र है, फिर उसके बाद कौन है? पौत्र है, फिर उसके बाद कौन है? प्रपौत्र है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है? वंश बढ़ता जाता है, पिता के नाम पर शासन कर रहे हैं। आदर्श को सुदृढ़ करती है। अधिकतर राजवंश पितृवांशिकता का अनुसरण करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि किस पे आधार पर चलती है? वो पितृवांशिकता के सिद्धांत पे चलती थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों को समाज के लिए विस्तृत आधार संहिता तैयार करके दिया, जैसे धर्मसूत्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति आदि। हुआ क्या? जैसे जैसे समय बीत रहा था तो क्या गाइस, उस समय ये हुआ कि जब नए नए नगर बढ़ रहे थे, जैसे जैसे समय बदल रहा था, तो क्या हो रहा था? नए नए समाज आ रहे थे सामने, ठीक है, और अधिक जटिल समाज आ रहे थे। अब लोग प्रश्न करना चालू कर रहे हैं कि भगवान है तो क्यों? ब्राह्मण ही को ये करने का अधिकार क्यों है? ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार क्यों है? ब्राह्मण ही पवित्र क्यों है? तो ये सब बहुत सारी जो बाधाएं थी ना, वो ब्राह्मणों के सामने आई। तो ब्राह्मण ने धर्मसूत्र और मनुस्मृति का निर्माण कर दिया ताकि एक नियम बना रहे। नेक्स्ट, ब्राह्मण पद्धति में लोगों को गोत्र में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। यानी जिसका भी आप गोत्र होता है वो किसके नाम पर होता है? एक वैदिक ऋषि, जो पवित्र ऋषि होता है, यानी उसके क्या बोलते हैं? एक वैदिक ऋषि जिसने वेद पढ़े हो, ठीक है, वेद का जिस पे ज्ञान हो, जिसका ज्ञान हो, तो उसके आधार पर होता है। नेक्स्ट, गोत्र के 2 नियम होते हैं, ठीक है, गोत्र के भी 2 नियम होते हैं। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को काम माना जाना था। यानी पहला क्या है नियम गोत्र का? पहला नियम यही है कि अगर स्त्री का विवाह हो जाता है तो जो उसका डैडी है ना, उसका जो गोत्र है उसको अब किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? जिससे उसने शादी की है, यानी उसका हस्बैंड, जो उसका पति है, उसका गोत्र माना जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है? एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह का संबंध नहीं रख सकते, ठीक है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में रिलेशनशिप नहीं बना सकते, ये दूसरा नियम था। सो गाइस नेक्स्ट हमारा है जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलताएं दर्शाती है। ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। देखो जाति क्या कर रही है? सामाजिक जटिलता दर्शाती है। जाति ऐसा हो गया कि जाति ना एक जटिल समस्या है जिससे लोग जल्दी उभर नहीं सकते थे उस वक्त, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ? ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। जन्म के साथ ही जाति हमारे साथ जुड़ जाती है, वर्ण भी हमारे साथ जुड़ जाता है कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य शूद्र है, ठीक है। नेक्स्ट, उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदाय जैसे निषाद, मलेच्छ आदि पर ब्राह्मणी विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो गाइस, हुआ क्या? ब्राह्मण चाहते थे कि हमारा विचार सब पे पड़े, सब हमारी बात माने। निषाद हो गया, मलेच्छ हो गया, ब्राह्मणी विचार निषाद और मलेच्छ हो गए, ये सब क्या हो रहा है? इन सब पे कोई विचार नहीं पड़ रहा। किनका? ब्राह्मणों का। ब्राह्मण का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा इन सब पे,
निषाद और मलेच्छ पर। क्यों? क्योंकि ये लोग थोड़ा समुदाय, ये समाज से थोड़ा अलग ही रहते थे, अपनी इनका एक अलग ही रीति रिवाज, अपना ही बोलचाल होती थी। ठीक है गाइस, अपनी मतलब दुनिया में रहते थे गाइस। ये स्टार्ट करते हैं पॉइंट 13वां। ब्राह्मण ने समाज में कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैमनस्य की ओर अधिक प्रखर बनाया। यानी अस्पृश्य किसको घोषित किया? चंडालों को घोषित किया। चंडालों के गाइस इतने घटिया घटिया कार्य ब्राह्मणों ने सौंप रखे थे, जैसे फेंके हुए बर्तन उन्हें पहनना था, शवों को जलाना था, रात्रि में चल फिर नहीं सकते थे नगर में, और करताल बजाकर चलना होता था। यहाँ तक कि मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है, जो सूची हमने कर्तव्य के बारे में बताया। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना, किंतु ज्येष्ठ पुरुष में विशेष भाग का अधिकार होता है। होता क्या है? मनुस्मृति कहती है, ठीक है, मनुस्मृति यानी एक ग्रंथ है जिसे मनु ने लिखा है, मनु नाम के पंडित ने लिखा है। इसमें क्या है कि अगर माता पिता की मृत्यु के बाद होता क्या है, और पैतृक जायदाद है, ठीक है, पैतृक यानी पिता की जो जितनी प्रॉपर्टी वो पिता की है, उसके मरने के बाद उसके बेटे की होगी, और उसमें बेटे सपोज करो 4 है, तो उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको विशेष भाग दिया जाएगा, यानी अच्छा, यानी ज़्यादा प्रॉपर्टी का भाग दिया जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकी 4 निंदित माने जाते हैं। यानी 4 इसमें क्या है, पॉजिटिव है, और 4 क्या है, नेगेटिव है। क्या बताया उन्होंने? विवाह के 8 प्रकार बताए। ठीक है गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। जैसे आपको पता ही है, जाति और वर्ण जैसी, और कोई जन्म लेता है तो उसके साथ पूरे, जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक उसके जाति और जन्म दोनों, वर्ण और जाति जुड़ी रहती है। किंतु जहाँ मात्र 4 थी, यानी जहाँ वर्ण कितने 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र, वही जातियों की कोई निश्चित संख्या है। जाति तो गाइस अनेक है, जाति तो अनेक है। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नया समुदाय से आमना सामना हुआ, यथा निषाद, स्वर्णकार, और उन्हें 4 वर्ण वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उन जाति का वर्गीकरण कर दिया गया। क्या किया गया? कुछ ऐसी जातियाँ थी ना, जिसे ऐसे लोग थे जिन्हें हम वर्ण व्यवस्था में रख नहीं सकते थे, तो उन्हें कहाँ रखा? जाति में रखा ब्राह्मणों ने। नेक्स्ट गाइस पॉइंट हमारा ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई है। यानी जो वर्ण व्यवस्था की आलोचना है, यानी आलोचना भी स्टार्ट होने लग गई, किसकी? वर्ण व्यवस्था की, ब्राह्मण की। किसने? बौद्ध धर्म में विकसित हुई। अब ये क्या कर रहे हैं, इनका एक तरह से आलोचना करना स्टार्ट कर दिया। बौद्ध धर्म में सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद ना तो नौसार्गिक और ना ही स्थायी। बौद्ध ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। यानी बौद्ध जो धर्म है उसकी मान्यता क्या है कि जन्म के आधार पर हम जाति और वर्ण का डिसाइड नहीं कर सकते। जन्म के आधार पर हम किसी को नीचा नहीं दिखा सकते कि वो नीच है कि हम ऊंच है। तो ये सब क्या बौद्ध धर्म बता रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? आलोचना भी की है। किसकी? ब्राह्मण की वर्ण व्यवस्था की, जो 4 है, ब्राह्मण वैसे क्षत्रिय शूद्र, जो जन्म से ही लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? इन्होंने प्रश्न भी उठाया। सो गाइस, अगला जो पॉइंट हमारे, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुई। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता है। संभवतः इसी वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। यानी हुआ क्या, जैसे जैसे नए नगर आ रहे थे तो लोगों की ना सोच में बदलाव हो रहा है, क्योंकि नगर आ रहेगा। इससे पहले गांव होते थे, बहुत कस्बे होते थे, मगर अब नगरों का निर्माण हो रहा है। नगरों में लोग नई नई बातों को देख रहे हैं, नई नई विचारों को अपना रहे हैं। तो उसने उन्होंने क्या लगाया? प्रश्न चिन्ह लगाया। किस पे? आरंभिक विश्वास पर। जो उस समय की जो आइडियोलॉजी, जो बिलीफ सिस्टम था उनका, भगवान कैसे है, ब्राह्मण हम पे ये नियम क्यों थोप रहे हैं, तो इन सब पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। नेक्स्ट, स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। कौन? स्त्रियां। जो स्त्रियां है यानी वो पिता के जो संसाधन है, जो प्रॉपर्टी, उसमें हिस्सेदारी नहीं मांग सकती, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। स्त्री धन कब मिलता था उन्हें? उनके विवाह के टाइम पे। जितने भी उन्हें दहेज में, जो स्त्री धन को जितने भी शादी के टाइम पे कुछ गहने जेवर मिलते थे, पैसे मिलते थे, उनका स्त्री धन होता था। उसे जन्मों तक उनका यूज कर सकती थी। नेक्स्ट, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय
अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, जैसे ग्रंथ की भाषा क्या है, काल क्या है, प्रकार क्या है, ग्रंथ किसने लिखा है, क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है। तो जाहिर सी बात है इतिहासकार कुछ लिख रहा है तो फैक्ट पे लिखेगा। तो किसी ग्रंथ को देखेगा तो उसमें देखेगा पहले भाषा कौन सी यूज की गई है, कौन से समय में लिखी गई है, कौन से प्रकार है, कितने प्रकार है, ग्रंथ किसने लिखा है, नाम क्या है उसका, क्या लिखा गया है और किन के लिए लिखा गया है, गरीब के लिए लिखा है, अमीर के लिए लिखा है, ये सब भी देखना इतिहासकार का काम है। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ क्यों है, पेपर में बनता है, तो इसी को पढ़ते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। पहला, भिन्न भिन्न भाषाओं में महाभारत को लिखा गया, अलग अलग कालखंडों में, ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। क्षेत्र विशेष की कहानियाँ इसमें समाहित कर ली गई है, यानी जितने भी क्षेत्र की अच्छी अच्छी कहानी है ना, जो महाभारत से लिंक है एक तरीके से, उसको जोड़ दिया गया महाभारत में। इसकी अनेक पूर्ण व्याख्या की गई है। इस महाकाव्य ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला और नाटकों की विषय वस्तु प्रदान की है। देखो इस महाकाव्य ने क्या क्या प्रदान किया, मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला और नाटकों की विषय वस्तु प्रदान किया, यानी एक तरह से सब्जेक्ट सिलेबस लोगों को प्रदान किया है। जो आजकल हम नाटक और जो हम दशहरा में देखते हैं ना, वो आज किसके माध्यम से, इन्हीं सब के स्रोतों के माध्यम से है जो महाभारत इतना बड़ा हुआ। नेक्स्ट, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, जाति का, बंधुओं के बड़े समूह के लिए होता है। ये कुल का मतलब क्या है, परिवार के लिए, ये हमारा कुल है, यानी ये हमारा परिवार है, संस्कृत में यूज कर रहा है। सो गाइस जो जाति है, जाति का किस लिए प्रयोग किया, बंधुओं के बड़े समूह के लिए, बंधुओं यानी भाईचारा के बड़े समूह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मातृ वांशिकता शब्द का प्रयोग, मातृवांशिकता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। यानी हुआ क्या, उससे पहले पितृवांशिकता चलती थी ना, पिता के नाम पर, मगर हुआ क्या, अब धीरे धीरे लोगों की आइडियोलॉजी बदल रही है। कहीं कहीं पर, किसी किसी राज्यों में, किसी किसी जगह पर मातृवांशिकता, माता के नाम पर शासन करने का भी हमें प्रमाण मिलता है। सो गाइस नेक्स्ट, अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान में बसने वाले का हो सकता है। अंतर्विवाह यानी अपने ही किसके अंदर, गोत्र के अंदर, कुल के अंदर या एक ही जाति और एक ही स्थान में बसने वाले लोगों के साथ विवाह कर देना, ठीक है गाइस, उसे क्या बोलते हैं, अंतर्विवाह। जैसे अंतर्विवाह होता है वैसे ही बहिर्विवाह होता है, यानी अपने कुल से, जाति से बाहर विवाह कर देना, वो होता है बहिर्विवाह। हमने जाति अंतर्विवाह की बात कर ली। नेक्स्ट, आरंभिक उपनिषद में से एक है बृहदारण्यका उपनिषद में कई लोगों को अनेक मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है। इसमें क्या है, इसमें लोगों को क्या बताया गया, उनकी मात्र नामों को निर्दिष्ट किया गया है, लोगों को, यानी उनके माता के नाम को भी बताया गया है। उनके साथ साथ शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा बन सकते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। हुआ क्या, शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया कि क्षत्रिय ही क्या बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं, मगर अनेक ऐसे राजवंश है जिसकी उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई है, जैसे शंख, ठीक है, जैसे शंख हो गया, ठीक है गाइस। ये क्या थे, ये ब्राह्मण तो थे नहीं, मगर इन्होंने तब भी राज किया, इन्होंने ये बताने की कोशिश की। इसके अलावा मौर्य वंश में भी ये डाउट है कि वो राजपूत थे कि नहीं थे, यानी वो क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय थे कि नहीं थे, ये भी डाउट है, मगर तब भी उन्होंने क्या किया, राज किया। संस्कृत के ग्रंथ अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वर्णिक शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया है, वर्णिक, और वर्णिक शब्द आए तो समझ जाना कि वो व्यापारियों के लिए यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, यहवार पशुपालकों के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। यानी यहवार पशुपालक कौन होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है, उनको किसकी दृष्टि से, शंका की दृष्टि से देखा जाता था। यदा कदा उन लोगों को असंस्कृत भाषा थे, उन्हें मलेच्छ कहकर भी हाई दृष्टि से देखा जाता था। क्यों कहा जाता था असंस्कृत भाषी है वो, क्योंकि उन्हें संस्कृति बोलने नहीं आती थी, घुमक्कड़ लोगों को, ठीक है, और उन्हें मलेच्छ भी कहा जाता था। मलेच्छ एक नेगेटिव वर्ड है गाइस, ठीक है, उनसे नेगेटिव वर्ड है, उन्हें ये इस नामों से भी पुकारते थे। नेक्स्ट, इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षक आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियां का संग्रह है, उपदेशात्मक में सामाजिक आचार विचार का मापदंड है। आख्यान मतलब कहानियां, महाभारत में कौन कौन सी कहानियां हैं, और उपदेशात्मक भाषा यानी आचार विचार कैसे है समाज के, उस समय के,